नमस्कार। लाइफ साइंस क्लासेस देखने वाले सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज से यूपी बोर्ड हाई स्कूल जीव विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको जीव विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करवाए जाएंगे और उसके बाद सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। बच्चों, वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा नोट्स भी मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जो पहला अध्याय है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ रखा गया है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। तो ये लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, आनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था बेटसन ने। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म दिया गया है विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है विरोधी लक्षण। जैसे कि लंबाई का लक्षण अगर देखा जाए तो पौधे लंबे भी होते हैं और इसका विरोधी बौना होता है। ठीक है, मटर के जो दाने होते हैं आकार में वो गोल भी होते हैं और झुर्रीदार भी होते हैं। तो दोनों ही क्या हो गए? विरोधी लक्षण हो गए। तो कितने विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया था मेंडल ने? 7 विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का जीनी अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का मतलब ये है जब किसी एक विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाए। जैसे मान लो लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया गया, लंबे और बौने पौधे के मध्य। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लक्षण है, लंबाई का लक्षण। तो इसमें जो जीनी अनुपात है वो क्या होगा? जीनी अनुपात होगा 3:1, जिसमें से 3 के अनुपात में जो पौधे होंगे वो लंबे होंगे यानी लॉन्ग होंगे, और जो पौधा 1 के अनुपात में होगा वो ड्वार्फ होगा यानी कि बौना पौधा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? कौन से वैज्ञानिक थे? ठीक है, तो इस वैज्ञानिक का क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही अपने एक संकर क्रॉस के परिणाम के आधार पर ही पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया? बहुत आसान प्रश्न है। किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। क्यों किया था? इसको जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब बताएंगे। अगला प्रश्न है, मटर के बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं। मटर के जो बीज हैं इनका गोल आकार और पीला रंग ये क्या होते हैं? भाई क्या होते हैं? कंडीशन बता रहा है कि प्रभावी होते हैं, अपूर्ण प्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं या संकर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीजों का आकार भी देखा गया है और रंग भी, यानी 2 लक्षण लिए गए हैं। देखिए बीजों का आकार 2 प्रकार का होता है, एक तो गोल होता है, ठीक है, और दूसरा जो बीज होता है वो झुर्रीदार होता है, मतलब उसकी सतह क्या होती है? सिकुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार से पीला रंग है और इसका जो दूसरा विरोधी है वो हरा रंग है। यहाँ पर गोल और पीला ये प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार और हरा अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रभावी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का जनक किसको कहेंगे? जिन्होंने आनुवांशिकी से संबंधित
नियम दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। अगला प्रश्न है, मटर में अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण मतलब रिसेसिव कैरेक्टर। देखिए तो कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा? भाई लंबे, तना लंबा होता है, इसका दूसरा रूप क्या है? बौना, तो तना प्रभावी हो गया। बीज पीले और हरे होते हैं तो पीला प्रभावी हो गया। बीज गोल और झुर्रीदार होते हैं तो गोल प्रभावी हो गया। पूछ क्या रहा है? अप्रभावी, तो अप्रभावी में क्या हो जाएगा? झुर्रीदार बीज। अगला प्रश्न है, एक जीन के दो विकल्पियों को कहते हैं। देखिए प्रत्येक जीन के दो विकल्पी होते हैं और दोनों विकल्पी लक्षण का निर्धारण करते हैं। एक विकल्पी प्रभावी लक्षण का, जिसको डोमिनेंट कहते हैं, और दूसरा विकल्पी अप्रभावी लक्षण मतलब जिसको रिसेसिव कहते हैं, इनको ये निर्धारित करता है। तो विकल्पियों के जीन के दोनों विकल्पियों को क्या कहते हैं? भाई दो विकल्पी हैं, एक साथ रहते हैं तो इनको कहा जाता है युग्म विकल्पी। इन्हीं को एलिल्स कहा गया है। ठीक है, यही एलिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में आनुवंशिकता के कितने नियम दिए? तो आनुवंशिकता के इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक तो पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और इसी नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम हो गए? 3 नियम हो गए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई सबको मालूम होगा, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ गुणसूत्रों की एक्चुअल नंबर भी बता देते हैं और जोड़े में लिख देते हैं, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 23 क्रोमोसोम, यहाँ लिखा हुआ है 23 जोड़े क्रोमोसोम, 22 जोड़े क्रोमोसोम, केवल 36 क्रोमोसोम। तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर होता है 23 जोड़ा, मतलब मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़े, और 23वां जोड़ा हेटेरोसोम होता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। देखिए डीएनए क्या है? एक धागा है, और जब इस पर प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो डीएनए संघनित हो जाता है और गुणसूत्र बना लेता है, इस तरीके की संरचना। तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? आपने डीएनए की संरचना देखी होगी, इस टाइप की संरचना होती है, कुंडलिनी के तरीके से। तो इसमें ये पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यही पूछ रहा है किस बंध से जुड़े होते हैं, इस बंध का नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक शर्करा होती है, दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, और नाइट्रोजन क्षार होता है। तो इसमें 4 शर्कराओं के नाम दिए गए हैं। तो जो शर्करा है डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है? 4 प्रकार के क्षार होते हैं, अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता है? डीएनए में एडेनिन होता, ग्वानिन होता, साइटोसिन होता और थाइमिन होता, यूरेसिल नहीं होता। तो देखिए इसमें यूरेसिल कहीं लिखा है, ये है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता। आरएनए में यही थाइमिन नहीं होता, इसकी जगह पे यूरेसिल हो जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए हेलिक्स का व्यास कितना होता है? मतलब जो डीएनए ऐसे बनता है तो एक हेलिक्स बन गया, एक कुंडल बन गया, तो इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, डीएनए की एक कुंडलनी में कितने क्षार होते हैं? डीएनए की एक कुंडलनी में मतलब ये डीएनए जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो डीएनए का एक कुंडल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और ये कुंडल बन रहा है, ठीक है। तो इनके एक कुंडल के बीच में कितने क्षार होते हैं? तो एक कुंडल के बीच में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। इनके बीच की लंबाई कितनी होती है? इनके बीच की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए का जो बनना कहलाता है वो क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। इंग्लिश में इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन में क्या होता है कि ये डीएनए है, डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं निहित हैं वो सूचनाएं कहाँ चली जाती हैं? एमआरएनए में। तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ये क्रिया कहलाएगी अनुलेखन। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में भिन्नता होती है। देखिए, डीएनए और आरएनए में भिन्नता होती है, किस आधार पे भिन्नता होती है? शर्करा के आधार पे होती है, मतलब शर्करा में भिन्नता होती है, या क्षार में होती है, या फास्फोरिक अम्ल में होती है, या शर्करा और क्षार दोनों में होती है। ठीक है, तो देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज यानी कि क्षार में तो भिन्नता है। फिर दूसरा है नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो क्षार में भी भिन्नता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, शर्करा और क्षार दोनों में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। देखिए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इस आरएनए में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में होता है आरआरएनए। इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि यह राइबोसोम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ होता है कौन? आरएनए। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब पूछ ये रहा है कि किस में होता है? जीवाणुओं में होता है, विषाणुओं में होता है, कवक में होता है, या फिर पौधों में होता है? तो आनुवांशिक पदार्थ जो आरएनए है ये विषाणुओं में होता है। ठीक है, वैसे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन जहाँ पर डीएनए नहीं है वहाँ आनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो जाता है। तो जो वायरस हैं इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को कोसा द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाता है? कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों को ले जाता है? तो मतलब अमीनो अम्ल से क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम तक, तो इसी को ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं, मतलब कि टीआरएनए। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु में एडेनिन और थायमिन क्षारों के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? जब आप डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये सब होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, साइटोसिन और थायमिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि एडेनिन और थायमिन के बीच यानी ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध हैं? तो 2 हाइड्रोजन बंध हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की? 4 वैज्ञानिकों के नाम है यहाँ पे। गुणसूत्र की खोज किया स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, जबकि नाम दिया था वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन होने का मतलब हुआ अचानक परिवर्तन हो जाना, डीएनए की रासायनिक संरचना में अचानक परिवर्तन हो जाना। तो जिस भाग में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं म्यूटॉन। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र के अगुणित सेट को कहते हैं। देखिए, गुणसूत्र क्या होता है? द्विगुणित। सभी कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2n, मतलब द्विगुणित होते हैं। तो इसका अगुणित भाग होगा सिर्फ n। तो गुणसूत्र के अगुणित सेट को क्या कहेंगे? जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉनसन ने। जीन और जॉन याद रखना, जहाँ जीन वहाँ जॉन, तो जॉनसन ने किया। अगला प्रश्न है, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, यहाँ बने लिख गया है, इसको बौने था ये। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर क्या मिलेगा? शुद्ध लंबे पौधे मिलेंगे, शुद्ध बौने पौधे मिलेंगे, संकर पौधे मिलेंगे, ठीक है, या इनमें से सभी मिलेंगे? इनमें से सभी मिलेंगे। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही होते हैं। सभी पौधे कैसे होते हैं?
लंबे होते हैं। लेकिन वो कैसे लंबे होते हैं? शुद्ध लंबे होते हैं? नहीं, वो संकर लंबे होते हैं। मतलब टी टी और टी टी का जब क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में टी और टी प्राप्त होंगे। यहाँ टी प्रभावी होता है और ये स्मॉल टी अप्रभावी। तो स्मॉल टी मतलब बौना अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता, सिर्फ कैपिटल टी मतलब लंबा अपना लक्षण प्रकट करता है। तो ये कैसा पौधा होगा? संकर लंबा पौधा होगा। अगला प्रश्न है, द्विसंकर संकरण में प्राप्त संततियों का अनुपात क्या होता है? जैसे हमने पहले बताया था कि एक संकर संकरण में अनुपात 3:1 था, मतलब 3 लंबे और एक बौना पौधा था। द्विसंकर संकरण में अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ये होगा 9:3:1 का होगा। ठीक है, तो ये हुए आज के प्रश्न जो अध्याय 1 आनुवंशिकता से लिए गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िएगा और मिलते हैं दूसरे अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।